तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, जोहार आप सभी का। ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 8 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 8। और आप लोग बैक पेपर में क्या रखे हैं ये बताइएगा, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़। और माइनर पेपर में क्या है, ये दो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, माइनर पेपर में क्या है और बैक पेपर में क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेजर पेपर 8 इसमें आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये जो टॉपिक है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 मेजर का ये अंतिम पेपर है। इसके बाद आपके मतलब अच्छे अच्छे पेपर आएंगे। ये पेपर है आपका डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट इन इंडिया। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब शासन, ठीक है। और इन इंडिया यानी कि भारत में, यानी कि लोकतंत्र और शासन भारत में। तो इसमें आपको जो है ना 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1, यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, तो भारत में जो लोकतांत्रिक का मॉडल अपनाया गया है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 जिसमें आपको बताया गया है क्या, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में पार्टी यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक दल, ठीक है। और भारत में किस तरह से दलीय प्रणाली है ये पढ़ना है। स्ट्रेटजीज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो भारत में किस तरह से विकास की रणनीति अपनाई गई है, कब से, तो यहाँ से सिंस बोला गया है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से। प्लान्ड इकोनॉमी एंड न्यूली लिबरलिज्म, ओ यार न्यू लिबरलिज्म है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए था। तो भारत में आर्थिक के क्षेत्र में न्यू लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद को किस तरह से अपनाया ये जानना है। साथ में पढ़ना है यूनिट 3 में सोशल मूवमेंट यानी कि सामाजिक आंदोलन के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है वर्कर, ठीक है। फिजेंट, फिजेंट मतलब गरीब किसान। एनवायरमेंटल एंड वुमेन्स मूवमेंट, पर्यावरण और महिला आंदोलन के बारे में। फिर पढ़ना है आपको डायनेमिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है। भारत में नागरिक समाज किस तरह से परिवर्तनशील हो रहे हैं ये आपको जानना है। गतिशील बोलेंगे, ठीक है। डायनेमिक मतलब गतिशील होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर, ठीक है। तो फिर जानना है आपको मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर के बारे में। देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा है ना, और मुझे चश्मा लग गया है तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, छोटा छोटा अक्षर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस प्रोसेस। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर चुनेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र क्या है ये, भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोकतंत्र 2 वर्ड से मिलकर बना है, लोक, ठीक, प्लस तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक। लोक मतलब आम आदमी, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि आम आदमी के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसे कि लोकतंत्र कहते हैं। कैसा सिस्टम, तो देश को चलाने का सिस्टम, नियम और कानून, संविधान और रूल रेगुलेशन फॉलो करने का सिस्टम, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। मैं ये अपने शब्दों में बताया। तो भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, ठीक है। भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संविधान के अनुसार संचालित होती है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या है प्रमुख विशेषता। संविधान सर्वोच्चता, यानी कि हमारे देश के लोकतंत्र में संविधान सबसे ऊंचा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, हमारा संविधान किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान भाव देता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारे संविधान में सेंट्रल पावर ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा है। मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और ये अमेरिका से लिया गया अधिकार है, मौलिक अधिकार। और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी न्यायपालिका है, कोर्ट, कोर्ट पे कोई भी दबाव नहीं डालेगा, चाहे वह
सिविल कोर्ट हो, चाहे वह हाई कोर्ट हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा नाम के दो संसद है, और इसी के द्वारा पूरा का पूरा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं, ये देश को संभालते हैं। ठीक है। जिसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका निभाते हैं, कैबिनेट का हेड होते हैं। और वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होता है, उसके बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, यानी कि यहाँ पे लोगों का तंत्र चलता है। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र विविधताओं के बावजूद एकता बनाए रखने में सफल है। हमारे यहाँ हर एक राज्य का अपना भाषा है, अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, फिर भी हम में एकता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी, विविधता में भी एकता। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे आता है संप्रभुता, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, ठीक है, अपना क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली और संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ओके। नेक्स्ट, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, वही सारी बातें को फिर से लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का लोकतंत्र में क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है। यह देश की सर्वोच्च विधि है और शासन के सभी अंगों को नियंत्रित करती है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय को महत्व दिया गया है। ठीक है। तो लोकतंत्र का क्या महत्व है, यही सब है कि भाई हम लोग अपना शासन बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग अपना लीडर चुनेंगे। ठीक है। और कोई गलती होगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का शिल्पकार यानी कि संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। जिन्होंने दलितों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिलाने का काम किया है, वो दलितों को जो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा सताया गया है। ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन करना है तो भारत में देखिए 2 संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। जो डायरेक्ट आप लोग वोट देते हैं ना, प्रधानमंत्री का जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा 545 मेंबर, अधिकतम 552। ठीक है। और राज्यसभा 250 मेंबर, राज्यसभा के कितने, 250, 250। ठीक है। ओके, समझ गए। तो राज्यसभा का जो मेंबर का चुनाव होता है, राज्यसभा मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं और लोकसभा मेंबर 5 साल के लिए। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल और लोकसभा बनने के लिए 25 साल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होता है कैसे होता है भैया, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, जान लीजिए, जो लोकसभा मेंबर का चुनाव होता है वो कैसे होता है बताएं। लोकसभा का मेंबर का चुनाव आप डायरेक्टली करते हैं, 18 साल जब हो जाते हैं तो आप पीएम का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इलेक्शन देने जाते हैं ऑनलाइन, वीवीपैट में दबाते हैं टुक का बटन टुक, और लास्ट में नोटा रहता है, नन ऑफ द अबव, मतलब किसी को अगर वोट नहीं देना है तो नोटा का बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन में। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये लोकसभा का इलेक्शन चुनाव होता है, 545 मेंबर सभी क्षेत्रों से सांसद, जिसको बोलते हैं सांसद, चुन के आप भेजते हैं। सांसद को इंग्लिश में एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का जो सांसद होता है उसका भी इलेक्शन होता है, लेकिन उसका इलेक्शन आम आदमी नहीं देता है। कौन देता है फिर, जितने भी हमारे एमएलए लोग होते हैं ना, प्रत्येक राज्य का एमएलए, प्रत्येक राज्य का एमएलए उसको इलेक्ट करता है। ठीक है, चुनता है। एमएलए लोग और लोकसभा के मेंबर सब मिल के राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, और राज्यसभा का मेंबर जो चुनाव होता है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आपका इलेक्शन हो जाता है तब आपको पता चलता है पेपर के माध्यम से कि इसको राज्यसभा इलेक्शन, राज्यसभा मेंबर चुन लिया गया है। ठीक है। तो राज्यसभा झारखंड से मात्र 6 सीट है राज्यसभा का, और लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं। ठीक है।
समझ गए। लोकसभा का जो मेंबर रहता है वो 5 साल के लिए और राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए। लोकसभा में अगर आप खड़ा होना चाहते हैं मतलब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र चाहिए मिनिमम 25 साल, और राज्यसभा का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम उम्र चाहिए 30 साल। ठीक है। लोकसभा में अगर आप मेंबर बनते हैं जो 25 साल में प्रधानमंत्री, वो 5 साल के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा में अगर आप मेंबर बनते हैं तो आपका 6 साल के लिए होता है। ठीक है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल में इलेक्शन होता है और लोकसभा में प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जा सकता है। ठीक है। और क्या बोलेंगे, हाँ, लोकसभा का एक स्पीकर होता है खुद का। ठीक है। जो उनमें से जितना भी आदमी एमपी लोग बनता है उन्हीं में से किसी एमपी को, किसी सांसद को लोकसभा का मेंबर बनाया जाता है, मतलब सचिव बनाया जाता है, जो अभी ओम बिरला है। ठीक है। और राज्यसभा का जो सचिव होता है वो भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कहा जाता है उनको। तो भारत के वर्तमान सभापति कौन है राज्यसभा के? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? तो हमारे सीपी राधाकृष्णन है वर्तमान में उपराष्ट्रपति। वो भारत के कौन है? तो लोग राज्यसभा के सभापति हैं। और एक राज्यसभा का उपसभापति होता है। उपसभापति अभी हरिवंश करके कोई है। ठीक है। इतना याद रखिए काफ़ी है। आपका दिमाग गड़बड़ हो गया क्या? कोई बात नहीं, याद रह जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था प्रमुख विशेषताएं बताएं। संघीय व्यवस्था मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। देखिए हमारे राज्य में ना बोला गया है कि चौखंबा सिद्धांत। ठीक है। एक चौखंबा सिद्धांत दिया गया था। मुझे याद नहीं आ रहा है किनका, जो कौन बोले थे यार। ठीक है। चौखंबा सिद्धांत, तो उसमें हमारे देश ना 4 खंभों पे टिका है। एक है हमारा ब्लॉक, ठीक, एक है हमारा जिला, एक है हमारा राज्य और चौथा है केंद्र। इन चारों को मिलके हमारा जो है ना देश बनता है, और ये पूरा का पूरा देश इन्हीं 4 खंभों पे टिका है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और ब्लॉक गवर्नमेंट, ये 4 खंभा है जो देश को टिका के रखा है। समझे? नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो भारत में संघीय व्यवस्था यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारे यहाँ पे 3 गो सूची है, संघ सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपने पढ़ा होगा। संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। राज्य सूची में देखिए संघ सूची में क्या होता है, ठीक है, संघ सूची इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार हैं। राज्य सूची में राज्य गवर्नमेंट के अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को। और समवर्ती में दोनों का मिला जुला अधिकार है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना स्टेट गवर्नमेंट का है, किसका है? तो ये दोनों का मिक्स है, एजुकेशन दोनों का मिक्स है, संघीय सूची में आता है। जंगल किसका है? तो जंगल दोनों का मिक्स है। ठीक है, समझ गए। सैन्य व्यवस्था किसका है? तो सैन्य व्यवस्था की अगर बात किया जाए आर्मी की तो वो संघ सूची में आता है। लेकिन पुलिस व्यवस्था की बात किया जाए तो पुलिस व्यवस्था आता है स्टेट गवर्नमेंट में। समझे? नेक्स्ट जमींदारी जितना भी है, राजस्व वगैरह, तो वो सब राज्य व्यवस्था में आता है। बहुत सारे हैं। इसी तरह से भारत में राजनीतिक दलों का महत्व बताइए। देखिए भारत में राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल के बारे में मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। 3 तरह के राजनीतिक दल होते हैं। 1 मिनट में लाइट को ना जला देता हूँ। चलिए, तो अब थोड़ा सा लाइट देगा। 3 तरह से दल होते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स 3 तरह से होता है। एक होता है नेशनल पार्टी, ठीक है, अच्छा सॉरी, 3 तरह के नहीं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेशनल पार्टी जिसको हम लोग राष्ट्रीय दल बोलते हैं। एक होता है रीजनल पार्टी जिसको हम लोग क्षेत्रीय दल बोलते हैं। ठीक है। नेशनल पार्टी जो होता है ना वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में होती है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये 2 से अधिक राज्यों में है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्टी से। आप आम आदमी पार्टी, ये भी 2 से अधिक राज्यों में है, दिल्ली में है और गोवा में भी है इसका। ठीक है, और भी बहुत सारा था बाद में अभी। अब आता है क्षेत्रीय दल। नेशनल पार्टी समझ गए, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों में है, उसका एक लिमिट होता है, डेटा वगैरह मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और जो क्षेत्रीय दल होता है वह अपने ही राज्य तक सीमित रहता है। जैसे कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा, आजसू, ठीक है, ये सब क्या है? क्षेत्रीय दल है। आपने क्या बोलते हैं उसको, सुना होगा तृणमूल कांग्रेस, ठीक, टीएमसी, आपने सुना होगा आरजेडी, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, बीएसपी आपने नाम सुना होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी। ये सब क्या है? क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल अपने राज्य तक सीमित होता है और राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी अलग अलग राज्यों में फैले होते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान समय में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है कांग्रेस,
ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपने समझ लिया पार्टी। तो पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है, इसके थ्रू आम आदमी इनके प्रतिनिधियों को चुनता है मेंबर से। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मोटा मोटा बातें समझा देता हूँ। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, यानी कि भारत में यहाँ पे अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं, जबकि चीन में जो है ना एक ही राजनीतिक दल है और उसी में अलग अलग मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आप कंपेयर करके देखिए कि चीन में केवल एक ही को पार्टी है और उसी पार्टी के अलग अलग मेंबर इलेक्शन में खड़े होते हैं, और यहाँ पे पार्टी अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नियोजित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में चारों ओर भूखमरी था, बेकारी था, बेरोजगारी था, भूखे। आपने सुना होगा, आपके दादा दादी बोलते थे कि हम लोग माड़ पी के रहते थे, हम लोग गुंदली भाठा खा के रहते थे। ठीक है, हम लोग जौनराल लेटो खा के रहते थे, हम लोग मड़वा खा के रहते थे, हम लोग थुलकू मार पी के रहते थे, ऐसा बोलते थे। दाल भात मिल गया तो बहुत सौभाग्य की बात, ऐसे मेरे भी दादी बोलते थे। ठीक है, इवन मेरे खुद माता पिता, मतलब उस टाइम पे खाना नहीं मिलता था। आज जैसे मिल रहा है ना, हम लोग खा के फेंक दे रहे हैं, यार कौन खाता है, बच गया छोड़ दो, जाने दो, बकरी को दे दो। नहीं, पहले उस ज़माने में उतना चावल नहीं होता था। तो ये जो बाद में आया हरित क्रांति, उसका ये इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण। और उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत में लाया गया, क्या लाया गया, इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पे आश्रित थी, आप सबको मालूम है। ठीक, और जब आज़ाद हुआ, ठीक, भारत, तो पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, हमें ना है भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना चलाया। कौन सी योजना, पंचवर्षीय, 5 ईयर प्लान। एक योजना 5 साल को टारगेट दिया जाता है कि इसको पूरा करना है इन 5 सालों में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी निकाली जाती है संविधान लागू होने के बाद 1951 में। 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि पे फोकस दिया जाता है कि भाई सबसे पहले पेट भरेगा। खोटा में कहावत है कि पेटे रहो तो खुद ही, तो निकलो तो बुद्धि। ठीक है, तो खुद ही मतलब भात। तो सबसे पहले 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आया, जो कृषि पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया। ठीक, एग्रीकल्चर पे फोकस किए, थोड़ा सा खाना मिला, तो हम लोगों ने फिर कहा कि नहीं, अब हम लोग जो है ना फैक्ट्री लगवाएंगे। ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिले, हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। तो प्रथम की पंचवर्षीय योजना कृषि पे फोकस किया गया। दूसरा जो है औद्योगिकरण पे फोकस किया गया, और ये PC महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से पंचवर्षीय योजनाएं चलती जाती हैं। 2015 को पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये नीति आयोग बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तब से लागू हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मैं केवल एक ओवरव्यू आपको, अनुमान, मतलब इतना बता दे रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, डिटेल में तो आपको किताब ही बता पाएगा यार। भारत में उदारीकरण क्या है, तो देखिए, अब मैं उदारीकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण। देखिए, मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल देखता हूँ तो मेरी आंखें जो है ना थक जाती हैं, और आपको भी मैं बता दे रहा हूँ, कभी भी 20 मिनट से ज़्यादा मोबाइल मत देखिएगा। 20 मिनट, 25 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आना है घूम के, टॉयलेट वगैरह जाइए, पानी उनी पीजिए, फिर आइए और फिर देखिए। 5 मिनट का ब्रेक, एवरी 25 मिनट आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ओके, तो उदारीकरण क्या है, उदारीकरण को इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहा जाता है। लिबरलाइजेशन ये वर्ड जो है ना 1991 में आया। पहले एक संस्था होती थी जिसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, ये गेट, गेट नाम की जो संस्था थी। ठीक है, यह क्या करती थी, विश्व के सभी देशों में इसके जो भी मेंबर होते थे, मान लीजिए भारत इसका मेंबर हो गया, तो भारत, अमेरिका, जापान, चीन, ये सब मेंबर है। तो ये सब देश अपने अपने प्रोडक्ट किसी भी देश में जाके बेच सकते थे, किसी भी देश में जाके खरीद सकते थे। इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, गेट मेंबर। तो गेट को भारत में कुछ कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं आई। तो 1991 में भारत के मुख्यमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री थे PC नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन थे, PC नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। तो उन्होंने बोला कि सुनिए ना, तो हम लोग को ना अब लिबरलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लिबरलाइजेशन में मतलब गेट का मेंबर हम लोग नहीं बने थे। ठीक है, तो बाद में 1991 में हम लोगों ने औद्योगिकरण, हमने बोला कि ठीक है हम देंगे, लेकिन हम अभी लिबरलाइजेशन में गेट का मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 1991 में भारत ने
लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया कि औद्योगिकरण के साथ साथ हम लोग फैक्ट्री बैठाएंगे, विदेशी कंपनी को आने देंगे, ठीक है। और सरकारी जो बोझ होता है कि सरकारी जैसे कहीं पे फैक्ट्री बैठेगा तो बहुत सारे सरकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जितना एरिया में आप फैक्ट्री बैठा रहे हैं उतने एरिया में आपको जंगल लगाना होगा किसी जगह पे, ठीक है। ये सब रूल्स रेगुलेशन होता है, उसको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट के थ्रू, तब जाके वो फैक्ट्री लगाते हैं। तो इस सब को बोझ को, सरकारी पाबंदियों को कम किया गया ताकि विदेशी कंपनी आके डायरेक्टली हमारे यहाँ पर बैठ सके, ठीक है। तो ये 1991 में जब लागू हुआ लिबरलाइजेशन धीरे धीरे, तब ऊपर से मतलब जो गेट है वो बोलने लगा कि आपको मेरा मेंबर लेना होगा, ठीक है, तभी हम आपको सारी चीज़ें दे पाएंगे, नहीं तो सभी कंपनी सभी प्रोडक्ट आपको हम नहीं बेच पाएंगे। तब 1995 में 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम चेंज किया जाता है। गेट का नाम चेंज करके WTO रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोला जाता है। इसके तहत जो भी इसके मेंबर बनेंगे 1995 में, और भारत 1 जनवरी 1995 को इसका सदस्य बनता है, ठीक है। इसके तहत जैसे ही इसका मेंबर बना, इसके साथ ही बहुत सारे देश मेंबर बन गए। सब देश, बहुत सारे देश नहीं किए थे, वो सोच रहे थे कि भारत जब तक से नहीं बनेगा तब तक से हम भी नहीं बनेंगे। भारत को बहुत से देश फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो जब भारत 1 जनवरी 1995 को मेंबर बना गेट का, ठीक है, तब उससे क्या हो गया कि भारत में कोई भी सामान आके बेच सकता है, कोई भी देश, और भारत भी किसी भी देश में जाके सामान बेच सकता है, ठीक है, और खरीद सकता है। मतलब कि विश्व को एक बाजार बना दिया गया। जो भी अभी इसके शायद 195 से ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है, WTO के। तो 195 देश किसी भी देश में जाके सामान बेचेंगे और खरीदेंगे, जो भी इसके मेंबर हैं। इससे क्या हो गया कि भारत के जो आम आदमी है, इसमें कुछ खराबी भी है, कुछ अच्छाई भी है, मतलब कुछ लाभ भी हुआ, कुछ हानि भी हुआ। लाभ ये हुआ कि हम जो है ना विदेशों से सामान खरीदे, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आया हमारे यहाँ पे, ठीक। अब बुराई ये हुआ कि हमारे यहाँ का जो गंदा सामान है वो कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, कि भारत का क्वालिटी डाउन है तो इसको खरीदेंगे नहीं कोई, ठीक है। तो भारत के गरीब किसानों के व्यापार थोड़ा सा मंदा हो गया, और बाहर से अच्छा अच्छा सामान आने लगा, मेड इन चाइना। जैसे कि चाइना का एक रुमाल है, तो वो प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। भारत का रुमाल ऐसा लगाएगा कि यार ठीक है, मतलब गड़ने लगता है। तो आदमी देखा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है तो इसको यूज करेंगे, तो भारत का सामान कहाँ जाएगा, फेंका जाएगा। तो ये हमारा खराबी हुआ कि हमारे जो गंदे सामान है जिसका क्वालिटी डाउन है वो बिकना बंद हो गया धीरे धीरे, और हमारा अच्छा सामान आने तो लगा। लाइट भी अगर आपके हाथ में आता है, या फ़ोन भी आता है आपके हाथ में, तो आपका वो विदेशी कंपनी का फ़ोन होगा। खुद मेरा मोटरोला का फ़ोन जो है विदेशी कंपनी का है, ठीक है। MI का फ़ोन विदेशी कंपनी का है, रियलमी विदेशी। भारत का फ़ोन क्या है, इंटेक्स, लावा, आईटेल, ये सब भारतीय कंपनी, कोई खरीदता नहीं है। इंटेक्स का एक बार मैं ख़रीदा था, ठीक है, हैंग कर रहा था मोबाइल। लावा का भी खरीदा था एक बार। तो ये विदेशी कंपनी सबका अभी बोलबाला है। भारत का सामान बिकता नहीं है इसी तरह से। क्यों? क्योंकि हमारा क्वालिटी डाउन होता है, और ये WTO के कारण हो रहा है। WTO का हम लोग मेंबर बने, इसी कारण हम विदेशी व्यक्ति अच्छा सामान देते हैं और हम लोग का बुरा सामान कोई नहीं खरीदता है। तो कुछ अच्छे लाभ भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। आपको दोनों को लिखना है। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व बताइए। मैंने बता दिया। अब मैं आपको दे देता हूँ ये PDF पूरा का पूरा, ठीक है, और लंबा नहीं खींच पाऊँगा, ठीक है, बस इतना ही दे देता हूँ। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पहले आपके यहाँ पे 20, ठीक, अच्छा 30 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं यहाँ से 15 मार्क्स वाले, ठीक, जिसमें है कि भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप एवं विशेषता को बताइए, कि भारत का लोकतंत्र कैसा है। तो देखिए यहाँ पे आम आदमी खुद से अपने ओर से अधिकार है कि वो अपना वोट 18 साल के हो गया तो वो दे सकता है, ठीक है, अपना लीडर चुन सकता है, ठीक है। भारत में 3 तरह के चुनाव होता है, त्रिस्तरीय चुनाव। ये त्रिस्तरीय कौन कौन सा है? एक होता है नेशनल लेवल का, MP वगैरह, MP MLA जो होता है। एक होता है स्टेट लेवल का जिसको MLA बोलते हैं, MP एक हो गया, एक MLA का। और एक होता है तीसरा पंचायत जिसको पंचायत चुनाव बोलते हैं, पंचायत चुनाव, जिसमें जिला परिषद, मुखिया, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, वो सब होते हैं। तो 3 स्तर का चुनाव होता है, एक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और एक जिला लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 स्तरीय पंचायत चुनाव। नेक्स्ट, भारत में शासन की संरचना प्रक्रिया, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सब PDF चाहिए, सेमेस्टर 4 का पूरा PDF, सेमेस्टर 5 का पूरा PDF, 6 का पूरा PDF, तो आप हमारा ऐप ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और SKMU दुमका का कोर्स ले लीजिएगा, 60 रुपया का कोर्स है, 4 साल तक एक्सेस दिया जाएगा। देखिए 60 रुपया का है, 4 साल तक, इतना सस्ता है भाई, ताकि खरीदें आप लोग, ठीक है।
और नहीं खरीदेंगे तो फिर आपका भी घाटा होगा, मेरा भी घाटा होगा। खरीदेंगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। 60 रुपया में 4 साल तक कोई देगा जी, बताइए तो? कोई नहीं देगा, हम देंगे। ठीक है, और फिर अगर कोई हमसे ज़्यादा सस्ता में दे देगा तो आप उसका खरीद लीजिए, मेरा छोड़ दीजिए। और एक अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है, यूनिवर्सिटी का सारा चीज़ आपको सिर्फ 60 रुपया में मिल रहा है एक ही जगह पे। बैक पेपर भी है, ईसी पेपर भी, माइनर पेपर भी। ठीक है, चलिए आपका माइनर पेपर क्या है ये बता दीजिएगा, उसी तरह से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब एक अंतिम क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते इतना तो मालूम है, और दूसरी बात कि आपने वीडियो का एंड तक देखा है। ए बी सी, पहला ऑप्शन, ठीक है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी? कौन है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री? चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। बाय।